अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग। पब्लिक ओपिनियन के साथ मैं हूं सहरिश सलीम। नाजरीन, वफाक के बाद आज पंजाब हुकूमत ने भी 5,446 रुपए का बजट पेश कर दिया है, जिसमें 842 अरब रुपए तरक्याती मनसूबों के लिए मुख्तस किए गए हैं और सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 से 25% इजाफा किया गया है। वफाक की तरह पेंशन में भी 15% इजाफा किया गया है। सूबे में कम अज़ कम उजरत को 32,000 से बढ़ाकर 37,000 रुपये मुकर्रर करने की तजवीज़ पेश की गई है। पंजाब हुकूमत का ये दावा है कि ये बजट फ्री टैक्स है, बजट टैक्स फ्री है। ये दावा अब कितना हकीकत पसंदाना है, आज के प्रोग्राम में इस पर डिस्कशन होगी। और इसके अलावा अपोजिशन जमातों ने वफाकी बजट को भी मुस्तरद कर दिया है और बजट को अवाम दोस्त नहीं IMF दोस्त करार दे दिया। इसके साथ साथ हुकूमती इत्तेहाद में शामिल पीपल्स पार्टी भी नून लीग से रूठी हुई नजर आ रही थी। पीपल्स वफाक के बाद पंजाब असम्बली के इजलास में भी अलामती शिरकत की है, जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि आखिर नून लीग और पीपल्स पार्टी में चल क्या रहा है। पीपल्स पार्टी के बजट पर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हुकूमत इसको कैसे दूर करेगी, इस पर भी बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान रज़ी साहब, स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम, हमें ज्वाइन करेंगे अनवर रज़ा, और इसके अलावा ज़फ़र महमूद चौधरी, सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपके वक्त का। आपसे जानना चाहूँगी, सबसे पहले हम कल के वफाकी बजट की बात करें तो इसका सरमायाकारों और ताजरों पर क्या असर होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, कल के बजट की अगर आप बात करते हैं तो मैं दो चीज़ें इसमें वाज़े करना चाहता हूँ कि बजट हमेशा हुकूमत बनाती है और वो हुकूमत का बजट होता है, अवाम का बजट नहीं होता। पिछला जब बजट बना था 14,460 अरब का, उसमें 7,303 अरब डेट रिटायर करने थे, इंटरेस्ट है। अब इस साल जो बजट बना है उसमें भी 52% 9,775 अरब हमने इंटरेस्ट और डेट रिटायर करने हैं। तो आप ये बात जहन में रखें कि इस बजट में सबसे पहला ये खर्चा जो है ना वो लाजम मसलूम है। इसके अलावा आपने बजट को कंसीडर करना है तो 18,900 अरब में से अब 52% जो 9,775 अरब है वो निकाल दें, तो बाकी जो बचता है उसमें जिस तरह भी आपने जिक्र किया कि पीपल्स पार्टी और दूसरी पार्टियां और वो कोशिश कर रही हैं, तो PSDP के ऊपर इन्होंने 1400 अरब रुपया रखा। तो ये वो 1400 अरब है जिसके ऊपर ये नाराज़गियाँ और ये खामोशियाँ जो आपको नज़र आ रही हैं उस हवाले से हैं। उसके अलावा जो प्रोविजन है जो अपना सिविल गवर्नमेंट के लिए या सब्सिडीज़, जो देखें सब्सिडी क्या होती है, मैं इसकी डेफिनेशन देना चाहता हूँ। सब्सिडी असल में ये होती है कि जब आप एक प्रोडक्शन कर रहे हैं और गवर्नमेंट आपको उसके मुताबिक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक फैसिलिटेट नहीं कर रही, आपके अखराजात 10 रुपये हैं और गवर्नमेंट को चाहिए कि आपको 3 रुपये का रिलीफ दे, क्योंकि वो आपको बिजली महंगी दे रही है, वो आपको बाकी चीज़ें महंगी दे रही हैं, आप कम्पीट नहीं कर पा रहे, तो सब्सिडाइज़ कर दी जाती है कुछ चीज़ें ताकि आप कम्पीट कर सकें मार्केट में। तो सब्सिडी असल में हुकूमत की नाअहली की वजह से मिलती है, कोई अवाम ने या बिजनेस कम्युनिटी ने सब्सिडी नहीं मांगी होती, वो हुकूमत हमें जितना फैसिलिटेट नहीं कर पाती उतना सब्सिडी की शक्ल में वो दिया जाता है। तो ये एक लोगों के ज़हन में इबहाम है कि ये मुफ्त मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। देखें इस वक्त 50 से 55 रुपए यूनिट आपका खित्ते से महंगा है, तो अगर हम इंटरनेशनली किसी को कम्पीट करना चाहेंगे तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जी स्पेसिफिक जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसको उतना सब्सिडाइज कर दे। इसी तरह दूसरे कामों के अंदर भी अगर हुकूमत उतना फैसिलिटेट नहीं कर पा रही तो उतना सब्सिडाइज कर देती है। तो इस बाकी शोबों में आप मेयार के मुताबिक हैं कि आपको बिजली सस्ती दे दी है? नहीं, मैंने एक एग्जांपल दी है बिजली की। मैंने एक एग्जांपल दी है, बाकी मामलात में भी यही सिचुएशन है। तो सब्सिडी खत्म कर दी गई है, उसके बावजूद 1363 मिलियन की सब्सिडी अभी अवेलेबल है बजट के अंदर। देखिए मैंने कहा कि हुकूमत का बजट है 63 अरब रुपए की। हाँ जी, बिलियन, ठीक हो। अच्छा जी, दूसरा जो सबसे अहम चीज़ मैं इसमें डिस्कस करना चाहता हूँ वो एक चीज़ है जो बिल्कुल जिसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो ये है कि जी हुकूमत ने अगर ये टारगेट बना लिया है, ये मजबूरी है IMF को करना है, अग्री हमने ये जो रिटर्न करने हैं, ये इंटरेस्ट देने हैं, बाकी अखराजात चलाने हैं, लेकिन हमें उसमें नुकसान क्या है और हमें क्या फ़ायदा नहीं पहुंचाया गया जिससे हम चीखे मार रहे हैं, वो चीज़ सोचने की है। वो है कि जी आप अगर दिन में 24 घंटे हैं और हुकूमत अगर कहे कि जनाब आपने 28 घंटे काम करना है तो फिर चीखें निकलेंगी। इसलिए कि हमें 24 घंटे अगर अल्लाह ताला ने दिए हैं और अल्लाह ताला चाहे कि हम 28 घंटे काम करें तो नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें वो मैन आवर बढ़ाने पड़ेंगे। अल्लाह ताला को चाहिए कि वो दिन फिर 28 घंटे का बना दे, अगर 28 घंटे काम करना है तो 32 घंटे का बना दे। हुकूमत अगर हमसे इतने टैक्सेस लेना चाहती है, इतनी वसूलियाँ करना चाहती है तो हमें फैसिलिटेट करे, हमें पॉलिसीज दे, वो जो एक प्रोडक्शन का स्ट्रक्चर है वो चले, मुल्क के अंदर जो एक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ हैं वो चलें, रोज़गार चले, लोगों के पास
पैसा आए तो फिर लोग टैक्स दें, वो चीज़ कमज़ोर है हुकूमत की। उसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है कि आपने टैक्सेस लगा दिए, ठीक है, हमने इंटरनेशनल पेमेंट्स करनी है, हमने लोन लिए हुए, हमने 23 प्रोग्राम IMF से लिए हुए, हमने $7.54 बिलियन IMF का देना है, हमने 138 बिलियन पूरी दुनिया का देना है, हमने जो हमारा GDP है इस वक्त 365 बिलियन, उसका 75% हमने फाइनेंस किया हुआ है और आपका GDP सिर्फ 14% इन्वेस्टमेंट पर चल रहा है। तो हमने वो ठीक चीज़ें हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो इकदाम हैं जिसमें हुकूमत कमज़ोर है, मैं समझता हूँ हमें उसको उजागर करना चाहिए। कोई भी हुकूमत आती है वो किसी किस्म की रिसर्च कमजोरियां हम बाद में सुनते हैं, आपने तो सीधा सीधा डॉक्टर फरक सलीम साहब के छापे में हाथ डाल दिया है, क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर तो डॉक्टर फरक सलीम साहब का शोबा है। तो मैं जो हूँ, देखिए बात एक पर्सपेक्टिव आपने फरमाया है, एक मैं भी अर्ज़ कर देता हूँ। जो इस वक्त मतलब कि आपकी खिदमत में ही सवाल है, जो इस वक्त आम बंदे के लिए या रोज़ सहूलतों की अदम फराहमी है, तालीम, सेहत, ट्रांसपोर्ट और सिविक फैसिलिटीज़ जो हैं जिसके अंदर सड़क है, सीवरेज है, उसकी अदम फराहमी है। रियासत ये कहती है या आप पे इल्ज़ाम लगता है कि चूँकि बिजनेसमैन के ज़रिए हम डॉलर कमाते हैं, उसको हम सब्सिडाइज़ करते हैं, तो नतीजे के तौर पे आपको हम कुछ नहीं दे सकते, इसलिए आपके ऊपर ज़्यादा तनकीद आती है। मैं चाहूँगा इस पर्सपेक्टिव में भी आप कुछ सर मैंने सब्सिडी की अभी डेफिनेशन इसलिए दी है कि जो तनकीद इसके ऊपर आती है उसकी उन्होंने बार-बार इस बात पे फोकस किया है, बार-बार कहा गया है कि ताजर बरादरी को हम टैक्स नेट में लाएंगे। उनको ये लगता है कि ताजर बरादरी जो है वो टैक्स से मुतासिर नहीं हो रही है। नहीं, दो चीज़ें, तीन चीज़ें हैं जी। टैक्स से कौन लोग बाहर हैं, कौन अंदर है, मैं वो भी ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तो जो इंडस्ट्री है वो टैक्स नेट में है, 99% नहीं, 100% इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरर टैक्स नेट में है। ये एक बात क्लियर कर लें, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो मैन्युफैक्चरर है वो टैक्स नेट में है। जो मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट रिलेटेड है, होलसेलर, वो टैक्स नेट में है। टैक्स नेट में कौन नहीं है? बदकिस्मती से हमारी हुकूमत ने इसके ऊपर आज तक काम नहीं किया। आज तक गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जो सोल प्रोप्राइटरशिप या इंडिविजुअल बिजनेसमैन को टैक्स नेट में लेके आए। उन्होंने उनको कोई चाम नहीं दिया हुआ, कोई कानून ही नहीं है पाकिस्तान में कि जी आपने टैक्स में रजिस्टर्ड होना है। तो पूरी दुनिया में आप कहीं रजिस्ट्रेशन के बगैर काम नहीं कर सकते। पाकिस्तान में जो लोग अपने घर में बैठ के ऑफिस बनाया, वहाँ से ट्रेडिंग शुरू कर दी, वहाँ पर काम शुरू कर दिया, फिर आपने एक दुकान बना ली, तो उसको पूछने वाला कोई नहीं है। सबसे पहले जो डिजिटलाइजेशन का इस वक्त गवर्नमेंट काम कर रही है, उसमें 3 काम करने की ज़रूरत है कि आप SME को, इंडिविजुअल जो सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है या पार्टनरशिप कंसर्न बिजनेस है, उनको कंपलसरी कर दें कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ऑनलाइन अपने रजिस्ट्रेशन कराएं, और उसके साथ उसको टैक्स इशू हो जाएगा, NTN नंबर इशू हो जाएगा। ये बहुत ही अहम है। दूसरा ये है कि जितनी आप डिजिटलाइजेशन में आप इजी कर दें इसको, जो रिटर्न है उसको उर्दू में ले आएँ, उसको इंग्लिश में ले आएँ, दोनों में ले आएँ, सिंगल पेजर ले आएँ और वो हर बंदा रिटर्न फाइल करे। तीसरी जो हमारी रिकमेंडेशन है कि आप पूरे जो इंडिविजुअल हैं, जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर हैं, उनका जो CNIC है उसको एज ए NTN डिक्लेयर करके ऑटो आपके कंप्यूटर के ऊपर एक कमांड दे दें, ऑटो रिटर्न फाइल हो जाएगी। अब उनको नोटिस कर दें, 2 करोड़ लोगों को नोटिस कर दें। 7 करोड़ तो लोग कमाते हैं, 25 करोड़ आबादी में से सिर्फ 7 करोड़ लोग कमाते हैं। आप सिर्फ 7 करोड़ को फोकस कर लें, बाकी सारे डिपेंडेंट हैं, फैमिली मेंबर्स, बाकी सारे 3 करोड़ मांगने वाले हैं, 4-5 करोड़ बेरोजगार हैं, 2.5 करोड़ स्कूलों से बाहर हैं बच्चे, तो बाकी सारी कौम डिपेंडेंट है। आपके सिर्फ 7 करोड़ लोग कमाते हैं, तो आपने उनको टैक्स नेट में जब लाना है तो आप उनकी NTN को बना दें, वो रिटर्न फाइल हो जाएगी, उसको नोटिस दे दें, 1-2 साल में वो नेट पे आ जाएंगे कि जी क्या उनको ज़्यादा है क्या कम है। ये तो डिजिटलाइजेशन में चल रहे हैं जो आप कह रहे हैं, वो तो कुछ बिजनेस इतने छोटे पैमाने पे होते हैं, इतनी छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ होते हैं कि वो कैसे रजिस्टर्ड हो सकते हैं? मतलब रजिस्ट्रेशन फीस देना। आप इंडिया में चले जाए, ज़्यादा दूर ना जाएँ, इंडिया में चले जाएँ, वहाँ रेडी वाला भी रजिस्टर्ड है विदाउट रजिस्ट्रेशन। आपका कोई कानून है ही नहीं कि आप SME को रजिस्टर करें। मैंने आज एक कंपनी बनाई है, मैंने लेटर बना लिया और जाके मैंने कंपनी शुरू कर दी है, कोई मुझसे पूछने वाली नहीं है। मुझे पूछेगा कौन? ये बताएं। ये मैं आपको बताने लगा हूं कि इसके बाद जो टैक्स नेट में नहीं है उसके पास जाएगा जी 24,000 आपके मुलाजिम हैं, उसमें से 18,000 मुलाजिम इस बात पे मुतय्यन है कि आपने मार्केट में जाना है, ऐसा कोई बंदा मिलेगा, उसको 50,000 का नोटिस देना है, उससे 30,000 जेब में डालने हैं, आगे 10,000 में देने हैं, तो 15,000 अरब की करप्शन आई है।
तो आप उस चीज को नेट में कैसे लेके आएंगे? बिल्कुल सही है। तो जब आप उस चीज को नेट में नहीं लाएंगे, आपके लूप होल खत्म नहीं होंगे, करप्शन खत्म नहीं होगी। असल मंबा जो है इस मुल्क में वो करप्शन है। बिजनेसमैन को आप बदनाम कर रहे हैं। 100% इंडस्ट्री रजिस्टर्ड, 100%, एक भी इंडस्ट्री उससे बाहर नहीं है। एक बात आपने कही थी एजुकेशन और हेल्थ की, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ कि मेरा ये अगले सेगमेंट में करते हैं। अनवर भाई, ये 3 करोड़ लोगों को कैसे रजिस्टर करें जो भीख मंगे फिर रहे हैं हर सड़क के ऊपर? अच्छा रजी साहब, एक तो मैं उस पर बाद में आऊँगा, लेकिन मुझे आज बताइए, आज पंजाब के बजट को क्या कहूँ? जो हंगामा राय नहीं थी, गुत्थम गुत्था था, हाथापाई थी, नारेबाजी के दौरान ये बजट भी पास हुआ, बजट पेश कर दिया गया और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शिरकत नहीं की। अच्छा, अब ये देखिए कि जो आप 3 करोड़ भीख मंगों की बात कर रहे हैं, वैसे माजरत के साथ 3 करोड़ तो डॉक्यूमेंटेड है, इससे ज़्यादा है भीख मंगे पाकिस्तान में, तो आप उनका भी जिक्र कर लीजिए। चले खैर, ये तो अज़राए तफन्नुन मैंने कहा कि बड़ा खुश्क सब्जेक्ट है, इसलिए आप देखिए कि आज ना पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें वज़ीर ख़जाना थे इस्लामाबाद में, वहाँ पर जो फिनांस के रिपोर्टर्स थे उन्होंने शदीद हंगामा राई की और टोकन वाकआउट किया। रजी साहब वो क्यों किया? उन्होंने कहा कि आपने जो तनख्वाहदार तबका है जो ऑलरेडी टैक्स पेड कर रहा है, तनख्वाह से टैक्स डिडक्ट होता है तो फिर सैलरी उनके अकाउंट में ड्रा होती है, तो आपने उन पर भी स्लैब्स बनाकर उनको भी टैक्स नेट उनसे टैक्स वसूल कर रहे हैं। ये ज्यादती है, इसको आपको रिव्यू करने की जरूरत है। ये तो जो कल हम बात कर रहे थे कि वफाक ने जो बजट पेश किया है उसमें टैक्सेस की भरमार है, और आज आपने देखा जब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आई तो उस पर लोगों ने अपना रद्दमल भी जाहिर किया। देखिए ये बात दुरुस्त है कि जो बिजनेसमैन है वो तो टैक्स नेट में मौजूद है, अब टैक्स नेट में वो कौन लोग मौजूद नहीं हैं, ये हुकूमत ने उनको कैडर करना है, हुकूमत ने उनको टैक्स नेट में कैसे लाना है। आप सिस्टम को डिजिटलाइज कर दीजिए। पाकिस्तान में CNIC सबका बना हुआ है, इसको NTM नंबर करार दीजिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जब आप सिस्टम को डिजिटलाइज करेंगे तो मैं समझता हूँ करप्शन जो है FBR में और जो कस्टम्स में, इनकम टैक्स के अफसरान में, वो बतदरीज कम होगी। जब कम होगी तो आपके टैक्स नेट को दूसरी तरफ आपको फैसिलिटेट करने की जरूरत है। प्राइम मिनिस्टर को भी इसका इदराक है और कल वो शायद कौम से खिताब भी करेंगे, अपने टैक्स ये जो बजट पेश हुआ है इसके हवाले से भी बताएंगे, और जो दौरा चीन है उसके बारे में भी बात जरूर करेंगे। हमारे यहाँ कमी किस बात की है? विल की है। पाकिस्तान में वसाइल की कमी नहीं है, पाकिस्तान में सिस्टम की, निज़ाम की कमी है, निज़ाम के लूप होल्स हैं उनकी कमी है। अब मैं देख रहा था कि 30 लाख नए रिटेलर्स जो हैं उनको टैक्स नेट में लाने की बात की है गवर्नमेंट में, बहुत मुश्किल काम है। जब तक आप अपने निज़ाम को डिजिटलाइज नहीं करेंगे उस वक्त तक आप ऐसे लोगों को नहीं पकड़ सकते। एक आपको एग्जांपल दूं, मैं बतौर अनवर रज़ा टैक्स अदा करता हूँ, मुझे तनख्वाह तब मिलती है, लेकिन मेरे मुकाबले में अगर एक दुकानदार जो है जो रोज़ का 20, 25, 30 हज़ार रुपये कमाता है लेकिन वो टैक्स अदा नहीं करता, मैं महीने में लाख रुपया कमाता हूँ, टैक्स देता हूँ। एक ऐसा दुकानदार कि जो रोज़ाना की बुनियाद पर 20 से 30 हज़ार रुपये कमाता है वो टैक्स नहीं देता, उसको टैक्स नेट में लाने की ज़रूरत है। वो कैसे लाना है? जब आप टैक्स अदा करने वालों को फैसिलिटेट करेंगे, ऐसी पॉलिसीज़ बनाएंगे तो मेरा ख्याल है तब लोग आहिस्ता आहिस्ता आपके टैक्स नेट में आना शुरू करेंगे। और रही बात आपने जो कही थी, मैं समझता हूँ कि जो आज का बजट था जिस पर डेफिनेटली आज हमारा मौजू भी यही है कि पंजाब के बजट में हुकूमत पंजाब ने ये क्लेम किया कि ये टैक्स फ्री बजट है। ये कल की तरह का एक इंतहाई, मैं समझता हूँ कि झूठ और बदयांती पर मबनी ये बात है कि आपने टैक्स नया नहीं कोई लगाया, लेकिन पुराने टैक्सेस में आपने भी इजाफा कर दिया है, उसके ज़रिए आप भी अपनी आमदन में बढ़ाएंगे। लेकिन दूसरी जानिब जो आपने किसान, तालीम, एजुकेशन, सड़कों की मरम्मत और नए जो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं वो एक खुश आइंद बात है। लिहाजा इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। जब तक आप चीज़ों को बैलेंस नहीं करेंगे उस वक्त तक ये निज़ाम बेहतर नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, ये डिजिटलाइजेशन वाले इशू के ऊपर आप एग्री करते हैं जी जफर साहब से और अनवर साहब से? मैं तो करता हूँ जी साहब, आपकी आवाज़ नहीं पहुंची, किस इशू के ऊपर? डिजिटलाइजेशन सर। ये जो डिजिटलाइजेशन जब तक आप नहीं करते FBR की, ये नहीं हो पाएगा। टैक्सेशन की बात हो रही सर। ये हकीकत और रजी साहब, जो FBR के रेवेन्यूज हैं उससे लगभग 90 से 95% ऐसे हैं जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है या विद होल्डिंग है। तो FBR का जो अपना रोल है, कस्टम्स को अगर आप उसमें से निकाल दें तो FBR का अपना रोल कोई इतना ज़्यादा नहीं रह जाता। वो जो हम बेतहाशा बात करते हैं कि बहुत असल इशू मैं समझता हूँ करप्शन का इसमें नहीं है, क्योंकि विदहोल्डिंग टैक्स है, ज़्यादातर इनडायरेक्ट टैक्सेशन। तो एक सवाल जो मैं चौधरी साहब से करना चाह रहा हूँ, चौधरी साहब ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया चीखों का, और तरफ से ताक़ीद आया कि बजट के साथ है वो बिजनेसमैन और जो सब बरादरी है, बिजनेस बरादरी निकल गई। तो मेरा सवाल ये है कि आज के दिन में जो जिसको हम कहते हैं कलेक्टिव विजडम ऑफ इन्वेस्टर्स, यानी कि जो इज्तिमाई विजडम है वो स्टॉक मार्केट की तरफ से आती है।
वहां पे आपको कलेक्टिव विजडम नजर आती है। वहां पे तो ये चीखें जो हैं तो खुशी की चीखें थी। हाँ, 2300 रुपया मार्केट ऊपर गई, 2300 पॉइंट मार्केट ऊपर गई सर। 1400 पॉइंट मैंने देखा ऊपर गई। और उसका जरा क्वांटम सोचिए, मतलब उसका क्या है? उसका मतलब ये है कि आज के दिन जो कंपनीज लिस्टेड हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, उनमें 4 अरब डॉलर कैपिटलाइजेशन का हुआ एक दिन के अंदर। हमें 4 अरब डॉलर IMF देता है 3 सालों के बाद। तो यहाँ इजाफा हो रहा है कोई 900 अरब रुपए का एक दिन के अंदर। तो ये चीखें खुशी की हैं या ये गमी की? सर इस पे वैसे सही रोशनी तो रजी साहब डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि स्टॉक एक्सचेंज का पाकिस्तान के बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है। ये इंटरनेशनल IMF के साथ और इंटरनेशनल के साथ चलता है। स्टॉक एक्सचेंज हमेशा तब ऊपर जाती है जब आपके इंटरनेशनल से कोई खुशी की खबर आ रही होती है, कोई अच्छे रिलेशन होते हैं। तो अभी तक या IMF से तो कोई खबर नहीं आप आई। उनको जब ओबे कर रहे होते हैं तो जो बजट है ये उनका बजट आपने इम्पोज कर दिया है, तो ये उनके लिए खुशी की खबर है। और ये इससे ये एक मैसेज जाता है कि IMF 24वां प्रोग्राम आपको देने को तैयार है। आपने उनकी हर बात मनोवन मान ली है। आपने एक तरफ जो टैक्सेशन का सिस्टम था, जो एक्सपेंडिचर का था, उनसे वो आपने इम्पोज कर दिया है। जो आपकी इनकम वाली पोर्शन है उसके ऊपर आपने अभी तक काम नहीं किया। तो हमारी चीखें इस पर निकल रही हैं कि जी हमारे पास 9 रुपए हैं और आप 12 रुपए टैक्स मांग रहे हैं। तो आप हमें इस काबिल बनाएं। आप जब ईद पे घर जाएंगे तो आपकी जेब में अगर 100 रुपये होगा तो बच्चों को ईदी आप 40-50 रुपए देंगे, आप 200 रुपए ईदी नहीं दे सकते हैं। तो हम टैक्स कहाँ से दे सकते हैं? हमारी चीखें इस तरफ निकल रही हैं और उनकी खुशी की चीखें इस तरफ निकल रही हैं कि उन्होंने इंपोज कर दी हैं वो सारी चीजें। और वो इंटरनेशनल से लिंक जो चीज पाकिस्तान में नजर आएगी वो आपको बेहतरी की तरफ आएगी। उसकी खुशी की चीखें होंगी और हमारी गमी की चीखें होंगी कि हमारी जेब में 100 रुपए और हमने 110 रुपए देने हैं। तो मैं इसके ऊपर ही बात करना चाह रहा हूं। जब आपके पास टाइम हो तो इसके ऊपर प्लीज जरूर आप बात करें। कंटिन्यू कीजिए प्लीज। डॉक्टर साहब की इजाजत से देखें सर, मेरा ये इसके ऊपर स्टांस ये है कि जी आप टैक्स जरूर लें, लेकिन हमें इस काबिल बनाएं कि हम टैक्स दे सकें। आप रिफॉर्म्स लेके आएँ, आप पॉलिसी बनाएं। आपके पास इस वक्त कोई R&D नहीं है पाकिस्तान में। आपने फिर इजाज़त दे दी है 3 दिन पहले एक छोटी सी खबर लगा के कि जी आप चीनी जो 11 खानदान है वो एक्सपोर्ट कर लें और फिर कुछ अरसे के बाद चीनी इंपोर्ट करेंगे, फिर उसके ऊपर पैसा जाएगा। की माजरत, अभी वक्त हुआ ब्रेक का। यहीं से हम डिस्कशन दोबारा शुरू करेंगे। वापस आते हैं ब्रेक के बाद आएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। बात हो रही थी नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में कैसे लाया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र महमूद चौधरी, सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। सर आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसे कौन से बेनिफिट्स हैं जो शो किए जा सकते हैं नॉन फाइलर्स को, जिसके बाद वो मोटिवेट हो सकते हैं टैक्स अदा करने के लिए? आज एक कार्टून लगा हुआ है कि बजट के अंदर नॉन फाइलर को फांसी की सजा सुना दी गई है। वो सफ़र भी नहीं कर सकता कहीं, वो कुछ भी नहीं कर सकता। आम बंदे पे टैक्स 15% है, उस पर 45% है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि जी नॉन फाइलर को भी बेनिफिट है। रजी साहब भी कल कह रहे थे कि नॉन फाइलर्स को गोली मार देनी चाहिए। तो नॉन फाइलर पे कोई इस तरह की सिचुएशन है। लेकिन मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, जिस तरह मैंने इसमें बड़ा सिंपली बताया कि डिजिटलाइजेशन के अंदर आप सिर्फ ये कर दें कि कोई बिजनेस पाकिस्तान में नहीं हो सकता विदाउट रजिस्ट्रेशन, तो आपकी सारी टैक्स नेट में चीज़ें आ जाएंगी और लोग इस दफ़ा ज़्यादा टैक्स नेट में आएंगे क्योंकि नॉन फाइलर के लिए इस दफ़ा ज़्यादा प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं। लेकिन मैं जो बात करना चाह रहा था वो 3 चीज़ों में मैं बात करना चाह रहा हूँ मुख्तसरन। एक तो पाकिस्तान में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके R&D के ऊपर काम करने की जरूरत है। पूरी दुनिया ने R&D पे काम किया, हमने नहीं किया। हमें नहीं पता कि हमने क्या प्रोड्यूस करना है, हमें डिमांड क्या है और हमारी इस वक्त सप्लाई क्या है, हमने कौन सी फसल ज़्यादा लेनी है, कौन सी कम लेनी है। हमने एक ही साल में गंदम एक्सपोर्ट भी करनी है, इम्पोर्ट भी करनी है, एक साल में हमने चीनी एक्सपोर्ट भी करनी है, इम्पोर्ट भी करनी है। तो इसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि एक पॉलिसी बननी चाहिए, R&D के बगैर कोई चीज़ ना हो। पाकिस्तान में प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। अवाम के मुताबिक अफ्रीका के 57 ममालिक हैं, तो सिर्फ पाकिस्तान एक मुल्क 57 ममालिक से तकरीबन 4000 मैट्रिक टन ज़्यादा, बल्कि 40,000 मैट्रिक टन ज़्यादा प्रोडक्शन करता है पूरे अफ्रीका से। तो हमारे यहाँ कैपेसिटी अच्छी है। गंदम ओके, पूरे अफ्रीका में उतनी गंदम पैदा नहीं होती जितनी पाकिस्तान में पैदा होती है। पूरे अफ्रीका के 57 कंट्रीज़ के अंदर वहाँ पे लोग रहते हैं। 1.5 अरब आबादी है, हमारी 25 करोड़ आबादी है। तो हम अगर उसको मैनेज करें, इस दफ़ा जो मिस्टेक हुई है, हमें चाहिए था कि फौरी तौर पे गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव लेती कि जी जो गंदम हमने इंपोर्ट की थी कम से कम हम लोगों से खरीदते 3900 में गंदम और वो एक्सपोर्ट कर देते, तो आपका वो फॉरेन एक्सचेंज भी वापस आ जाता और आपका फार्मर भी डिस्टर्ब ना होता। लेकिन गवर्नमेंट ने इसको एज ए टैक्ट यूज़ किया और उसको जो 13% पे महंगाई शो करनी थी वो पब्लिक के अंदर नीचे आ गई प्राइसेस, वो उसका
उसका नुकसान जिम्मेदार को हुआ और वो महंगाई हमने नीचे शो कर ली। दूसरी बात मैं करना चाह रहा हूँ कि हमें एक शुगर और कॉटन की पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि हमें कॉटन चाहिए या शुगर चाहिए। हमने कॉटन $12 बिलियन की इंपोर्ट करते हैं, रॉ कॉटन और उसका वो जो दूसरी कॉटन, और वो तो 1 साल हुई ना जब हमारी क्रॉप, तो सर क्रॉप अब शुगर अब डबल हो गई है इस साल। इस दफा डबल हुई है, फिर भी आपकी टेक्सटाइल नीचे आ 3 गई है। अरब तो डॉलर आप की import शुगर के अंदर 2 काम कर लें, या तो शुगर बंद कर दें, 60 लाख मैट्रिक टन आप इंपोर्ट कर लें, 60 रुपए में आपको मिलेगी साल में, इंपोर्ट करके पूरी कौम आराम से खाए, या फिर आप ओपन कर दें, ये पॉलिसी ले आए कि जो मर्जी जाके शुगर मिल लगा ले, आपकी फिर भी 60 रुपए पे आ जाएगी। तो ये आपने जो एक रखा हुआ है ये नुकसानदेह है, इसकी भी एक पॉलिसी एग्रीकल्चर जो है ना, ये प्रोडक्शन पॉलिसी एक बनानी पड़ेगी, R&D करनी पड़ेगी। के नुमाइंदे होके शुगर इंडस्ट्री के खिलाफ सर बात मैं कर रहे हैं। इंसान हूँ, मुसलमान हूँ, पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान की बात सर करूंगा, मैं वो किसी की आम जात आदमी की बात कर रहे हैं ना जो चीनी खरीदते हैं। अच्छा सर, दूसरी जो है, गवर्नमेंट ने 13 साल से कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं, मैं हर प्रोग्राम में चीखे मारता हूँ, ये रिफॉर्म्स और पॉलिसी अभी अनाउंस किया है ये मिनिस्टर साहब ने कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हम BOI के थ्रू लॉन्च कर रहे हैं। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में 10 चीज़ों को फोकस करना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एक्सपोर्ट पॉलिसी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। आपने 2 साल पहले 80 बिलियन से 56 बिलियन और फिर 50 बिलियन पे अगर इंपोर्ट को ले आए हैं, और अच्छी बात है, लेकिन उसके अगेंस्ट हुआ क्या है कि स्मगलिंग बढ़ी है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ी आपकी। तो उसके लिए पॉलिसी लेके आएंगे, जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट की पॉलिसी लेके आएंगे, ये चीज़ें हमारे वहाँ बन सकती हैं, ये इंपोर्ट भी नहीं होंगी और स्मगल भी नहीं होंगी, और वो बनाएं, उसके लिए एक स्ट्रक्चर दें। फिर एनर्जी पॉलिसी दें, आपका 55 रुपये खित्ते से महंगा जो यूनिट है उसके लिए आप गैस देखें जी, गैस मैं भी जलाता हूँ घरों में गैस जला के हमने ज़ाया कर दी है, हमने खाद महंगी कर दी, हमने इंडस्ट्री को महंगी दी। आप LPG पे ले आएँ, आप इंपोर्ट जो कर रहे हैं सब्सिडी खत्म करें, उस पर LPG पे लेके पब्लिक को, और उसको यूज़ करें कि प्रॉपर जगह पे उसकी पॉलिसी होनी चाहिए। मिनरल रिसोर्सेज की पॉलिसी होनी चाहिए। मेरा ये मौक़िफ़ है कि तमाम पाकिस्तानियों को मिनरल रिसोर्सेज निकालने दिए जाएं, बाहर किसी को मिनरल रिसोर्सेज ना निकालने दिए जाएं। $4-5 बिलियन पे NLC लेवल का, FW लेवल की कंपनी बना दे गवर्नमेंट, और उसके अंदर मशीनरी हो, वो रेंट आउट करें, और मिनरल जो है ना वो लोकल बलोचिस्तान को अगर बचाना है तो रोज़गार दें, एजुकेशन दें। तो आप मिनरल्स के अंदर इनको इन्वॉल्व कर लें, मिनरल पॉलिसी बनाएं, पाकिस्तानी अमीर होंगे, पाकिस्तान के अंदर पैसा रहेगा, आप जितना मर्जी टैक्स वसूल करें। फिर इलेक्ट्रिसिटी में एक रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। ये जो इस वक्त डिस्कोस को आप प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, उसके बाद जो आपके लाइन लॉसेज है, आप 40% और आपकी 19,000 का कंजम्पशन है और 39,000 की कौम पैसा दे रही है, IPP से आप जान नहीं छुड़ा रहे, उसका एक पॉलिसी बनाएं। IPP से जान छुड़ाए बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता। फिर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बहुत ज़रूरी है। आप SIFC के अंदर काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी ख़तरनाक बात है कि जी अगर SIFC खुदा न खास्ता नाकाम होता है तो हमने फोर्सेज को इन्वॉल्व कर लिया, हमने सिक्योरिटी को इन्वॉल्व कर लिया, हमने सीरियसनेस दे दी, हमने मिडल ईस्ट और टर्की को इन्वॉल्व कर लिया, हमने चाइना को इन्वॉल्व कर लिया कि जी ये SFC है, इसके ऊपर काम करें। अगर ये होता है तो फिर आगे किधर जाएंगे? मर के भी चैन ना आया तो कहाँ जाएंगे? तो इसके लिए हमें एक्सपोर्ट बेस्ड जॉइंट वेंचर बनाने चाहिए। वो इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? 2 साल पहले आपके पास $192 बिलियन, $1.92 बिलियन थे, अब आपके पास $0.8 बिलियन भी नहीं रह गए जो इन्वेस्टमेंट है। तो दूसरी आपको LDI, लोकल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनानी पड़ेगी। तो विदाउट रिफॉर्म्स और पॉलिसी फिर आप हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर जाएं, ये बंद करें, ये चंद लोगों को नवाजना। यार आप सिर्फ लाइसेंस दे दें इसको DHA को कि जी ये एक रजिस्टर्ड अदारा है जो ये बना सकता है, बाकी लोगों को आप जो दे रहे हैं लाइसेंस, और बाकी जो हुकूमतों में बैठ के भी 10-10, 20-20 सालों के लाइसेंस ले लिए हैं और ज़मीनें सारी उसके अंदर जा रही हैं। तो हाई राइज बिल्डिंग पर जाएं, इसकी पॉलिसी बनाएं। ये जो हाउसिंग पॉलिसी है इसकी पॉलिसी बनाएं। प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं हम, उसके ऊपर हमने 30 अरब का रखा हुआ है कि जी हमारी कलेक्शन होगी प्राइवेटाइजेशन से। मैं कहता हूँ कम है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है उसमें। अगर आप विदाउट ट्रांसपेरेंसी ये करेंगे प्राइवेटाइजेशन तो इस मुल्क पे जुल्म करेंगे। तो ट्रांसपेरेंट सर, आपकी तजवीज़ से आप कितना इत्तेफाक करते हैं? मैं इनकी तजवीज़ से 100% इत्तेफाक करता हूँ। वैसे भी मेरा इनका खिलाफ कोई नहीं है। डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहब आप सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ। देखिए जो सबसे मजबूत आर्गुमेंट बिजनेस कम्युनिटी के हक जाता है वो ये है कि पाकिस्तान में तकरीबन दुनिया का हाईएस्ट कॉर्पोरेट टैक्स रेट, जो स्टैंडर्ड टैक्स रेट है वो 29% जाता है, 10% सुपर टैक्स डाल देते हैं। अगर बैंकिंग कंपनी है वो 39% प्लस 10%, तकरीबन 50% तक। आप सोचिए कि अगर आपने किसी कंपनी का 50% कमाया हुआ जो रकम है वो हुकूमती टैक्स में वसूल कर लेना है, तो फिर वो आपके मुल्क में क्यों आए? दुनिया में एक मुल्क मुझे मिला है जिसमें टैक्स रेट, कॉर्पोरेट टैक्स रेट पाकिस्तान से हायर है, और वो कमरून, और वो गरीब तरीन मुल्क है।
बांग्लादेश में कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो 25, 26, 27% के ऊपर नहीं जाता। अगर आप 5 जोन में हैं, आप आईटी की कंपनी है, आपको टैक्स 10% पे चला जाता है। ये जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है, इसका एक चौड़ी दामन का साथ है बैरूनी सरमायाकारी के साथ। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उस मुल्क में नहीं जाती जहाँ पे आपने 50% टैक्स वसूल कर। ठीक। अब देखिए कि वियतनाम के अंदर अगर आप बैरूनी सरमायाकारी ला रहे हैं, आपके ऊपर 10% टैक्स। ये कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है, इसकी एक मेजर इस्तेहाद की जरूरत है और कॉर्पोरेट टैक्स रेट बहुत बहुत ज्यादा क्वांटिटी में और क्वांटम में नीचे लाने की जरूरत है अगर आप मईशत को, आप समझे कि मईशत के पहिए को तेजी से चलाना चाहते हैं। जो फोकस है वो फोकस होना चाहिए मईशत के पहिए के ऊपर, वो फोकस टैक्सेस के ऊपर नहीं होना चाहिए। टैक्सेस तो एक है, एक नतीजा है मईशत के पहिए के चलने के नतीजे में जो हुकूमत के खजाने में इकट्ठा होता है। अगर आप टैक्सेस के ऊपर फोकस करेंगे तो मईशत का पहिया स्लो डाउन हो जाएगा और ये आपके अपने मुफाद, हुकूमत के अपने मुफाद में नहीं है। तो फोकस होना चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, मईशत के पहिए के ऊपर, जिसके नतीजे में हुकूमत का खजाना खुद ही भर जाए। ठीक होगा। सही कह रहे हैं जी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो जीरो रही है ना, तो यही बात मैं कह रहा हूँ कि ग्रोथ तो हो ही नहीं रही। तो आप ग्रोथ करेंगे तो लोग टैक्स देने के काबिल होंगे ना। एक बात बड़ी अच्छी डॉक्टर साहब ने की है, मैं उसको ऐड करना चाह रहा हूँ कि फैसिलिटेशन और टैक्स एक कंपैरिजन होता है कि हम गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट हमें क्या फैसिलिटेट करती है। इंग्लैंड में अगर टैक्स ले रहे हैं आप, तो आपकी गाड़ी का टायर अगर लगा ना कहीं खड्डे के अंदर, तो उसके भी गवर्नमेंट पैसे देगी कि आपने टैक्स दिया हुआ है। रोड टैक्स हमारा कसूर है कि जी आपकी गाड़ी का टायर फट गया है, तो वो उसके भी पैसे देते हैं। तो हमें फैसिलिटीज क्या है टैक्स के अगेंस्ट, ये हमें सबसे अहम जो है ना चीज वो देखनी है कि जितना हम टैक्स दे रहे हैं, क्या आवाम को कोई रिलीफ, कोई फैसिलिटी, कोई चीज दे रही है। तो इस सिलसिले में मैं डॉक्टर साहब 2 बातें करना चाह रहा हूं। एक सबसे बड़ी बात यह है कि आप बदकिस्मती से इस मुल्क के अंदर ना एजुकेशन अब गवर्नमेंट सेक्टर में रही है, ना हेल्थ रही है। तो खुदा के लिए इन 2 चीज़ों को गवर्नमेंट सेक्टर में रहने दें। आप यूटिलिटीज़ को भी निकाल रहे हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी को भी प्राइवेटाइज कर रहे हैं, आप वाटर को भी कर रहे हैं, आप गैस को भी कर रहे हैं। यूटिलिटीज़ भी नहीं होनी चाहिए। यूटिलिटीज़ और बुनियादी जो 2 सहूलतें हैं आपकी एजुकेशन और हेल्थ, वो 80% लोग जो है ना वो लो उसके खित्ते से चल रहे हैं, तो उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास जा सकें। तो इस मुल्क पे जुल्म ना करें। सबसे बेहतरीन और अहम जो बात है वो ये है कि आप हेल्थ और एजुकेशन को प्राइवेटाइज ना करें। ठीक है अनवर रजा साहब, कल भी हमने इस टॉपिक पे बात की थी कि किस तरह से बजट खसारा जो है वो कम किया जा सकता है। हम देखते हैं बजट आया लेकिन ज़्यादा फोकस जो था वो टैक्सेस पे था, आमदन की तरफ ज़्यादा फोकस नहीं रखा गया। देखिए, बजट खसारा कम करने के लिए आपको जो इंडस्ट्री है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। आप सी पैक की मिसाल ले लीजिए, सी पैक आपने बना लिया लेकिन आपने बुनियादी तौर पर जो इंडस्ट्री थी उसको परवान नहीं चढ़ाया। इसलिए आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना लिया, चूंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। इंडोनेशिया और एक और मुल्क इथोपिया की मिसाल देखें, वहाँ पर जब यही सी पैक की तरह का चाइना ने इन्वेस्टमेंट की तो आज वो मुल्क, उनकी ग्रोथ देखे कहाँ पर है। दूसरी बात, जो वफाक है उसने 3800 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए हैं। अब ये टैक्सेस क्या है? अपनी आमदन और अपने अखराजात को पूरा करने के लिए। आमदन आपकी है नहीं, अखराजात आपके बहुत ज़्यादा है। मैं देख रहा था आज पोस्ट बजट में सदर, वज़ीर आज़म, पार्लियामेंटेरियन, वुज़रा, MNAs, MPs, उनकी जो तरक्याती स्कीमें हैं उनमें कोई कमी नहीं की गई। हालांकि ये एक सियासी रिश्वत है, इस पर आपको कट लगाना चाहिए था, उस पर आपने कट नहीं लगाया। नॉन फाइनल के लिए आपने बात की, नॉन फाइनल के लिए आप हज उम्रा के लिए जा सकते हैं, अदरवाइज आपको रोक दिया गया है। और जो ट्रैवल एजेंट आपको टिकट देगा नॉन फाइनल को, उसको पहले तो 10 करोड़ रुपए जुर्माना होगा और उसके बाद दूसरी मरतबा अगर वो इस तरह की गलती करेगा तो 20 करोड़ रुपए जुर्माना भी होगा और उसका लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया है। इस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं। ठीक है, आप कर लीजिए। रियल स्टेट की बात आपने की, हमें वाकई वर्टिकुलर की तरफ जाना है। हमें ये ज़मीनों को जो ज़राअत की हैं उनको हाउसिंग सोसाइटीज़ में कन्वर्ट नहीं करना, लेकिन अब ये इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस हो गया कि आप इसको रोक नहीं सकते हैं। इसकी तरफ भी देख लीजिए, यहाँ पर भी टैक्स लगाया गया है। जो पैसे, एक मैं देख रहा था 90 खरब रुपए रियल स्टेट में गर्दिशी नोट जो हैं वो गवर्नमेंट ने डिडक्ट किए हैं कि जी वो वहाँ पर हैं, और उसको कैसे उन्होंने हासिल करना है उसके लिए भी आप देखिए रियल स्टेट पर टैक्स लगा दिया गया है। हमारी गवर्नमेंट ने अपनी आमदन को बढ़ाने सर, फाइलर्स और नॉन फाइलर्स में 9% का फर्क रखा गया है टैक्स का। नहीं, वो शायद इससे भी ज्यादा होगा क्योंकि 15% है फाइलर्स के लिए और नॉन फाइलर्स जो है 45% है, उसको अब उसके लिए रखा गया है। ठीक है, आप टैक्स नेट को बढ़ाइए, लेकिन इसका IMF की फिगर है 1500 ट्रिलियन रुपीस आपका जमीन के अंदर डंप है, फाइलों के अंदर, वो चाहे ब्यूरोक्रेसी का चाहे किसी और का। 1500 तो वो गवर्नमेंट ऐसा करेगी। देखिए ना, ठीक है, डिस्कशन हम यहीं से दोबारा से शुरू करेंगे। साथ रहिएगा, देखते रहिए पब्लिक ओपिनियन।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन और बात हो रही है वफाकी बजट के हवाले से। इसके बाद हम पंजाब के बजट के हवाले से भी बात करेंगे। अनवर रज़ा साहब, आप बात कर रहे थे कि आमदन के सोर्सेज किस तरह से बढ़ाए जा सकते हैं। देखिए, आपको इंडस्ट्री में इस्लाहात की ज़रूरत है, ज़राअत में इस्लाहात की ज़रूरत है, उनको आपको फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को जो आमदन के ज़राए हैं वो बढ़ाने की ज़रूरत है। आवाम तो बड़ी हमारे यहाँ उनके पास पैसे हैं क्या। मैं बल्कि डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रहा था कि आपने स्टॉक एक्सचेंज की बात की कि बढ़ गई, और आपको पता है वो किस तरह बढ़ती है। मैंने तो माजी में जब हम बिजनेस प्लस टीवी में था, किसी एक दो शख्सियात ने एक दिन में 5 अरब रुपए स्टॉक एक्सचेंज से हासिल किए थे। उससे आम आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो अमीर लोग हैं उन्हीं को फ़ायदा होता है। क्या हमारी कुल जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट होती है, कैपिटल है, कैपिटल गेन टैक्स लगता है हमारे, उस तरफ हमने देखना है। हमें आमदन के ज़राए बढ़ाने हैं और अपनी इंडस्ट्री को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम करनी है। अदरवाइज आप अगर इसी तरह कर्जे लेंगे, अपने अखराजात में लगाएंगे, सूद की अदायगियों में देते चले जाएंगे, तो आपके मुल्क का यही असर होगा जो आज हो रहा है कि आम आदमी पर बोझ बढ़ता चला जाएगा, और जो अमीर तबका है, जो इसके माफियाज हैं, वो भी इसी तरह ही पैसे कमाते रहेंगे। ठीक है सर, आज के बजट की बात कर लेते हैं। कितना फ्रेंडली समझते हैं आज के बजट को? देखिए, बज़ाहिर हुकूमत ने कोई टैक्स नहीं लाया, पंजाब हुकूमत की बात हो रही है। और पंजाब पाकिस्तान का इंजन ऑफ ग्रोथ है। पंजाब चलता है, पूरे मुल्क की मईशत चलती है। पिछली हुकूमत से यही शिकवा रहा कि उन्होंने उस्मान बुज़दार नामी एक शख्स जो था वो मुसल्लत कर दिया, जिसने पंजाब की ग्रोथ का बेड़ा गर्क किया, और उस शौक से अभी तक जो है वो पूरे पाकिस्तान की इकॉनमी बाहर नहीं निकल रही। तो मैं ये समझता हूँ कि आज थोड़ा सा एक्सपेंडिचर्स की बात की गई है, हेल्थ के अंदर, एजुकेशन के अंदर, अंडर ग्रेड्स बच्चों को स्कॉलरशिप देने की बात की गई है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इनका वाहिद ऑब्जेक्टिव ये है कि ये पैसे खर्च होने जा रहे हैं, ये पैसे इकॉनमी के अंदर सर्कुलेट होने जा रहे हैं। और अगर ये सर्कुलेशन में ये पैसा आता है तो नई वेल्थ जनरेट होगी, इसी इकॉनमी से नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, नया रोज़गार आएगा। बज़ाहिर पहले से मौजूद टैक्सेस की शरह को बढ़ाया जाएगा। अभी फ्रांस बिल आ जाता है तो उसे पता चल जाएगा, क्योंकि हमने सरप्लस भी जनरेट करके दिखाना है ना IMF को। IMF के जो लिख के दिया है कि चारों सूबे अपने अपने जगहों के ऊपर कैश सरप्लस जनरेट करेंगे, और मेरा मतलब है वो या उन मौजूदा टैक्सेस की मिकदार में इजाफा होगा, या फिर शायद मिनी बजट आए, क्या कह सकते हैं। ठीक, डॉक्टर साहब, कुछ नए मंसूबे जो हैं वो भी शुरू होने जा रहे हैं पंजाब में। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की जानिब से ये इस बजट में हमने देखा कि एक बड़ा हिस्सा जो है बजट का वो मंसूबों पर खर्च किया जा रहा है। आपको लगता है ये फ़ायदेमंद होगा? दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि पंजाब और बाकी को हाथ पांव हिलाए बगैर 7,000 अरब से ज़्यादा वो विफाकी बजट के अंदर जी 4,000 अरब जो है वो विफाक से नेशनल फाइनेंस अवार्ड के तहत मिलेगा। अब अगर उन्होंने 5,400 का बजट दे दिया है, इसका मतलब उनका अपना रोल तो कुछ नहीं, 4,000 अरब तो उनको वहाँ विफाक से आना। अब आ जाइए 842 अरब रुपए जो तरक्याती बजट है, आपने प्रोजेक्ट किया, बिल्कुल, इसके नतीजे में माशी तरक्की हो। देखिए, ये मफरूजा जरूर है, मफरूजा है कि हम तरक्याती बजट बढ़ाएंगे या खर्च करेंगे तो उसके नतीजे में माशी तरक्की होगी। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में अभी तक जिसको हम कहते हैं इम्पैक्ट स्टडी, यानी कि सबूत दिखाएं कि आपने ये प्रोजेक्ट बनाया था और इस प्रोजेक्ट के नतीजे में माशी तरक्की हुई है, ऐसी कोई स्टडी हम नहीं करते। अरब रुपया खर्च कर देते हैं। देखिए, इसके अंदर छुपा हुआ है 10 करोड़ रुपया फी MPA जी, क्या बात करें। इसके ऊपर कोई स्टडी नहीं की जाती कि जो पार्लियामेंट स्कीम्स आपको दे रहा है कि ये नाली बनानी है, ये गटर बनाना है, इसके नतीजे में कोई माशी तरक्की की तरफ कोई कदम बढ़ रहा है। बिल्कुल, इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो लीकेजेस कितनी है। तो ये हम मौजूदा जरूर है विफाकी हुकूमत का भी और सूबाई हुकूमत का भी कि हम तरक्याती बजट लगाते हैं। देखिए, इस वक्त विफाक के पास कोई 9,000 प्रोजेक्ट हैं जो ऑन गोइंग है, जो पहले पिछले कई सालों से हमने चलाए थे। कोई आधे बन गए हैं, कोई आधे से कम बन गए हैं। अगर आज का 1500 अरब को मुख्तस किया गया तरक्याती बजट के लिए, वो अगले 8-10 साल इस्तेमाल करते रहे तो वो प्रोजेक्ट पूरे नहीं होते। इतना बड़ा जिसको फॉरवर्ड ये लोग कहते हैं। ठीक, तो मुझे ना कुछ स्टडी नजर आती है और ना कुछ सबूत नजर आता है कि तरक्याती बजट के नतीजे में माशी तरक्की। ठीक है सर, 1 मिनट है हमारे पास। ज़फ़र महमूद साहब, आपसे जानना चाहूँगी, आप कुछ देर पहले सोर्सेज के जो ज़राए हैं वो बढ़ाने की बात कर रहे थे, इनकम के रिसोर्सेज बढ़ाने की बात कर रहे थे। जी, मैंने तो 2 चीज़ें कही हैं। देखें जी, इस वक्त हमारी जो इनकम है, हमने इस वक्त भी 7,804
अरब रुपया लोन लेना है इस बजट में, तब जाके ये पैसे पूरे करने हैं। और जो टारगेट दिया हुआ है वो पूरा नहीं होना, ये आपको पता है। और वो कहाँ से पूरा होना है, वो फिर और लोन लेना है। तो आपने बजट के अंदर ही रखा हुआ है कि जी हमारी जो इनकम फ्रॉम बिजनेस कम्युनिटी है, फ्रॉम टैक्सेशन है, वो आपने बढ़ा तो दी है, लेकिन वो पूरी नहीं होनी। अभी भी देखें ना, 3 तिमाही में 6,700 अरब हुआ था, 4थी तिमाही अभी डिक्लेयर नहीं हुई है। तो वो जो इस वक्त 38% अप्रॉक्सीमेटली पिछले बजट से बढ़ाया गया है। तो रिसोर्सेज को आप पैदा करने के लिए सिर्फ आप पॉलिसी और स्ट्रेटजी देंगे, अवाम को सिर्फ आप इत्माद दें, बिजनेस कम्युनिटी को बताएं कि आप पाकिस्तान में महफूज हैं, आप पाकिस्तान में आपकी सरमायाकारी महफूज है, आप पैदा करें, आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपके टैक्स के अगेंस्ट हम आपको फैसिलिटेट जो करते हैं वो करेंगे। तो आप इन्वेस्टमेंट करें, पाकिस्तान में आप रोज़गार मुहैया करें, आप इस सर्कल को चलाएं जिससे प्रोडक्शन होती है, जिससे पाकिस्तान के अंदर मामला चलते हैं। जितनी देर तक हम उसकी हौसला अफजाई नहीं करेंगे, उनकी पॉलिसीज उनके लिए अनाउंस नहीं करेंगे और कैटेगोरिकली उसमें लूप होल बंद नहीं करेंगे और लोगों को इत्माद नहीं देंगे, ट्रस्ट नहीं देंगे। आज बिजनेसमैन डरा हुआ है, 0% ग्रोथ है, 25% इंडस्ट्री पिछले साल हो गई है। तो उस सूरत हाल में अगर आप अवाम को या बिजनेसमैन को ट्रस्ट दें, उसको बताएं कि आप पाकिस्तान से बाहर पैसा ना लेके जाएं। आज ज़फ़र महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सीनियर नायब जा रहे सदर हैं। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से इनकम के सोर्सेज बढ़ाए जा सकते हैं। बजट के हवाले से हमने पूरे वीक में जितने भी प्रोग्राम्स किए हैं, देखते हैं इसका रद्द-ए-अमल क्या आता है। अगले वीक में जितने भी प्रोग्राम्स होंगे हम इस पर बात करेंगे। अभी वक्त हो चाहता है कि हम आपसे इजाज़त चाहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।